अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज और उससे हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे चैप्टर की वीडियो को देख लिया होगा। इस चैनल पर कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 की वीडियो अपलोड है। इसके अलावा चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसके अलावा और भी चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 8, इन सब की वीडियो अपलोड है। तो आप इसको देखें, पढ़े और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझको व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आखिर में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा, पहला एमसीक्यूज कह रहा है इफ n इक्वल टू 0 देन n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल ये किसके बराबर होगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि n+1 का होल फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सबसे पहले जिसके साथ फैक्टोरियल होता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है, यानी कि n+1। और उसमें हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। जब आप माइनस करोगे तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, n। तो फैक्टोरियल वैसे लिख देंगे हम। डिवाइड बाय हमारे पास क्या n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n+1। अब n आपका किसके बराबर है, 0 के। जब n की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो जो इसका सही आंसर है आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। अगला वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस। डाइस मतलब जब लूडो खेलते हो तो आपके पास जो डाई है उसमें कितना होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है क्या चांसेस है कि 7 हो, क्योंकि उसमें 7 तो होता ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, 7 की जो चांसेस है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 7 तो है नहीं, तो 7 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगला कह रहा है द फैक्टोरियल फॉर्म 12 11 10। जो इसका फैक्टोरियल फॉर्म होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल फॉर्म के लिए आप जानते हो कि 12 × 11 × 10, यानी कि इसके आगे 9 8 7। तो 9 नहीं होने का मतलब है कि देखें यहाँ 12 × 11 × 10 है, 12 × 11 × 10। अगर मैं 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 12 × 10 × 9 को हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। If two independent event A and B occur in P and Q ways respectively, the number of ways that both events can occur it। अगर आपके पास दो इवेंट है, एक A है एंड B है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एंड Q से, और बोथ के बारे में बात कर रहा है। बोथ मतलब हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, यानी कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका मतलब P और Q को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ वेज। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर। मैंने आपको दो चीज पढ़ाया था, एक परम्यूटेशन और एक कम्बिनेशन। परम्यूटेशन में बताया था जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है डेफिनेट ऑर्डर। तो डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या, आपके पास परम्यूटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एन अरेंजमेंट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर। तो विदाउट एनी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन, ठीक है। ऑर्डर में परम्यूटेशन और विदाउट ऑर्डर में हम क्या लेते हैं, कम्बिनेशन। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड। अब आप इसको गिने कितने आपके पास टोटल बनते हैं, 9। तो हम लिखते हैं ऊपर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने, m 2 बार रिपीट हो रहा है, t 2 बार रिपीट हो रहा है, e 2 बार रिपीट हो रहा है। उसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 9 2 2 2 करके, यानी कि जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 8 7 6 इज इक्वल टू 8p3 8c3 8p5 8c5। तो अगर मैं इसको बराबर लिखना चाहूं तो 8 7 6 का मतलब है, अगर मैं इसको परम्यूटेशन लिखूं, अगर हम 8p3 को चेक करें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 -3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और 9 - 3 हमारे पास कितना होता है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 का मतलब होगा 8
7 6 मल्टीप्लाई 5, चूंकि नीचे 5 है तो हम 5 पे स्टॉप करेंगे, लेकिन अगर 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ, तो नीचे हमारे पास क्या होगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 क्या होगा कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा 876, तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है 8p3, सॉरी ये नहीं है बल्कि क्या है 8p3 है। ठीक है, अगला कह रहा है इफ r इक्वल टू n देन npr किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर npr बराबर होता है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि npr अगर n और r आपस में बराबर है तो उसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n और r आपस में बराबर है तो n की जगह r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा r फैक्टोरियल। ठीक है, अगला हमारे पास है द नंबर ऑफ वेज दैट अ नेकलेस ऑफ n बिट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड। मैं बताया था नेकलेस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, मैंने कोई डेफिनेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 10 में 11 में कि जो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, For two events A and B, if A and B equal to null set, then events A and B are called, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का, कि म्यूचुअली में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। मतलब वहां पर जो A इंटरसेक्शन B है वो हमारा क्या होता है नल सेट होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। When a dice is rolled एंड कॉइन इज टॉस ऑल पॉसिबल आउटकम, जब आप एक कॉइन और एक डाइस को रोल करते हो तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो कितना बनता है 12। ठीक है, कैसे किस तरह h1 h2 h3, इस तरह आप h के साथ 6 बार लिखोगे, फिर इसी तरह आप t के साथ 6 बार लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एक कॉइन है और एक डाई है, तो कॉइन में अब हेड फिक्स कर दो और डाई में 1 2 3 4 5 6, इस तरह हेड के बाद आप टेल फिक्स कर दो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 6 h के लिहाज से 6 t के लिहाज से, तो आपके पास बन जाएंगे 12 आउटकम। 14 इफ टू इवेंट्स A and B हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस देन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, जहां पर इक्वल चांस होगा उसमें हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली। ठीक है, 15 इफ E be an event of a sample space then probability of E NS डिवाइड बाय NE नहीं होता बल्कि NE डिवाइड बाय NS होता है। ठीक है, अगला कह रहा है 0 to 1, या तो उसके चांसेस 0 हो गए या 1 होगा या 0 और 1 के बिटवीन होगा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो आपके पास क्या है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जो सी में कह रहा है वो कह रहा है 0 से बड़ा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम 0 भी लेते हैं। ठीक है, और 1 भी हम लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बल्कि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो आपको बोल रहा है टेल की क्या चांसेस है, तो टेल और हेड दोनों की जो चांसेस होती है 1/2। तो यहाँ पर आपसे टेल पूछ रहा है तो क्या होगा 1/2, अगर आपसे हेड भी पूछता सिंगल कॉइन में तो 1/2 ही होता। ठीक है, 17 3 डाइज आर रोल्ड देन NS इज इक्वल टू, डाई का मतलब जो उसका बेस होता है वो कितना होता है 6, और चूंकि 3 है तो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 किसके बराबर होगा 216 के। इफ two teams A and B are playing a match, the probability that team A does not lose is, ठीक है, चूंकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यहां पर जो हम लेंगे कि आपको कह रहा है क्या चांसेस है कि ए मैच लूज ना करे। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, जब 2 टीम खेलती है तो कुछ ना कुछ हारने के चांसेस भी होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 0 चांसेस है। ठीक है, 0 चांसेस का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ए टीम बिल्कुल ही ना हारे। सही है, तो कुछ ना कुछ तो चांसेस आपके पास रहेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सॉरी हम 0 यहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि एक काम करते हैं, 0 को तो मतलब हो गया कि ये बिल्कुल ही नहीं हारेगी। ठीक है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 18 में थोड़ा सा मसला मुझको लग रहा है, जो इसका आंसर अगर हम माने तो ये है एमसीक्यूज नंबर 18,
तो 18 के लिहाज से जो मानूंगा कि अगर 2 टीम है तो फिर मान लेते हैं हम कि ये हाफ ऑफ चांसेस है, ठीक है। तो ये 0 हम नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं 1/2, ठीक है, कि दोनों के चांसेस हाफ हाफ है, ठीक है। ये हो सकता है टीम ए हारे या हो सकता है टीम बी हारे। एमसीक्यू नंबर 19, इफ NC6, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि NCR बराबर होता है किसके, NCN-R के, ठीक है। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो NC6 को मैं लिख सकता हूं NCN-6, ठीक है, और ये बराबर होगा NC12 के। अब कंपेयर करवा ले आप, तो N-6 आपका जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 12 के, ठीक है। तो माइनस का 6 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। इस तरह जो आपका N है वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, 18 है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर, क्या कर रहा हूं, सॉरी 12 नहीं बल्कि क्या है 18 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।